नमस्कार विद्यार्थियों, ठीक हो? रोज गृह कार्य आप करते हो या नहीं? गृह कार्य रोज किया करो, गृह कार्य का दौरान रोज किया करो। अगले सोमवार को आपका टेस्ट लिया जाएगा। जब तक अपनी शब्द व्याख्या पूरी हो जाएगी तो देखते हैं आप क्या पढ़ते हैं, क्या याद करते हैं या ऐसे ही समय बर्बाद कर रहे हो। तो आज पद परिचय के बाद हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है, प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है और वाक्य रचना में कई शब्द जिनके अपने अनेक अर्थ होते हैं, विशेष अर्थ होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था शब्द व्याख्या में कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, भिन्नार्थक, युग्म शब्द, रूप में समान प्रतीत होने वाले शब्द, अर्थ में समान प्रतीत होने वाले शब्द। उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग जब किया जाता है तो वो अपना अर्थ वाक्य के अन्य शब्दों के साथ एक विशेष आकर्षण से, विशेष शक्ति से देते हैं। उसे ही शब्द की शक्ति कहते हैं। उससे क्या होता है कि वाक्य का जो सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थ से थोड़ा सा भिन्न अर्थ हो जाता है और भिन्न अर्थ से एक विशेष अर्थ हो जाता है। वो वाक्य के समस्त शब्दों की भूमिका नहीं होती है। वाक्य में एक या दो शब्द ही ऐसे हैं जो उस वाक्य को सामान्य अर्थ में रखते हैं या विशेष अर्थ में रखते हैं या फिर और विशेष अर्थ में रखते हैं। तो शब्द की इसी शक्ति को, शब्द की इसी पावर को शब्द शक्ति कह देते हैं, क्योंकि शब्द की वह गरिमा है, शब्द की वह योग्यता है, शब्द की वह क्वालिटी है जिससे वो कहने वाले के, पढ़ने वाले में, बोलने वाला क्या बात रखना चाहता है वो बात रखने की उसमें विशेष योग्यता होती है शब्द में, और शब्द की उस योग्यता को ही शब्द शक्ति कह देते हैं। समझ गए आप कि शब्द हमारे मन, हमारे स्वभाव, हमारी कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालता है। हर एक व्यक्ति का बोलने का अपना एक अलग लहजा होता है। दो व्यक्तियों के बीच में जब संवाद होता है तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा संवाद नहीं कर सकता। व्यक्ति विशेष को देखकर उसके साथ संवाद किया जाता है। बच्चे के साथ अलग भाषा का उपयोग होता है, बराबर वाले के साथ, सहपाठी के साथ अलग भाषा का उपयोग होता है, कम पढ़ा लिखा है उसके साथ अलग भाषा का प्रयोग होता है और विद्वानों की भाषा अलग होती है। तो जब सामने वाला श्रोता या वाचक जिसको हम कहते हैं, या तो शब्द मुख से सुने जाते हैं
आंखों से देखे जाते हैं, और आंखों से देखने से वाचन होता है उसका। तो सामने वाला कौन हो गया? श्रोता या वाचक। कि श्रोता या वाचक के सामने कोई अभिष्ट, मतलब विभिन्न, अभिष्ट का मतलब कोई विशेष अर्थ प्रस्तुत करता है बोलने वाला, और विशेष अर्थ देने वाला शब्द ही शब्द शक्ति कहलाता है। तो अब आपने पढ़ा कि शब्द में शक्तियां होती हैं। वाक्य रचना के अनुसार अभी हमने चर्चा की कि भाई एक बालक के साथ एक सामान्य भाषा का उपयोग किया जाता है। एक ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला, कम पढ़ा लिखा लोग है, व्यक्ति है, उसके साथ उसी के वातावरण के अनुरूप भाषा का उपयोग किया जाता है। मित्र आपस में अपनी एक मैत्रिक भाषा होती है, उसका उपयोग करते हैं। अध्यापक एक विशेष विद्यार्थी के लिए उत्कृष्ट भाषा का उपयोग करता है, और एक निकृष्ट, जिसको हम ढीठ कह देते हैं, उदंड विद्यार्थी के लिए वो एक अलग प्रकार की भाषा का उपयोग करता है। ये आपने देखा है, अनुभव किया है कि भाई इसको आप इस हिसाब से कैसे बर्ताव कर रहे हैं, इसके साथ आप इस हिसाब से कैसे बर्ताव कर रहे हैं। हमारे दादा दादी, माताजी पिताजी कम पढ़े लिखे हैं, अब उनके सामने हम अंग्रेजी के सुंदर वाक्य बोलेंगे, उनकी क्या समझ में आएगा भाई? हिंदी के उत्कृष्ट वाक्यों, अलंकारित भाषा का प्रयोग करेंगे, क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा। उनके सामने तो हम उन्हीं शब्दों का चयन करें जिनका अर्थ वो सामान्यतया समझ सकते हैं। जैसे महेश अच्छा लड़का है। अब मान लीजिए महेश के पिताजी ने आकर पूछा, भाई हमारा महेश कैसा है? अब महेश ठीक है, पिताजी अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको महेश की विशेषता बताने के लिए, हाँ ठीक है साहब, महेश अच्छा लड़का है। अगर महेश के पिताजी, महेश बहुत अच्छा लड़का है, महेश में विद्यार्थी के सभी गुण हैं, महेश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, महेश एक दार्शनिक है, लेकिन अब उन उत्कृष्ट शब्दों का, कि महेश एक उत्कृष्ट लड़का है, अब उत्कृष्ट शब्द का पिताजी को अर्थ ही नहीं पता है। अच्छे के स्थान पर हम उत्कृष्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको उनका अर्थ पता नहीं है, तो हम यहाँ अच्छा ही लिखेंगे, सामान्य ही लिखेंगे कि भाई महेश अच्छा लड़का है। ये सामान्य वाक्य हो गया आपका। तो जहाँ शब्द का वाक्य में सामान्य अर्थ प्रकट होता है, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। पहली शब्द शक्ति सामान्य अर्थ देने वाली अभिधा शब्द शक्ति होती है, क्योंकि अभिधा में क्या होता है कि वाचक मतलब पढ़ने वाला या श्रोता, श्रोता जब वाक्य का वाचन करता है, वाचन के अनुरूप उसका सामान्य अर्थ निकल जाता है। मतलब औरतें पनघट से पानी ला रही हैं, औरतें पनघट से पानी भर रही हैं। हाँ, तो सामान्य अर्थ हो गया पानी, मतलब औरतें पनघट पर जल भर रही हैं, जल ला रही हैं वो। लेकिन जब सामान्य नहीं है और विशेष होता है, तो वो एक अलग शक्ति होती है। तो यहाँ वाचक, अभिधा शब्द शक्ति में वाचन के अनुसार होता है, वाचक और
इसकी जो शक्ति होती है उसको कहते हैं अर्थ। जो होता है वाचार्थ, मतलब आपने जो पढ़ा वही अर्थ है, वाचन के अनुसार ही अर्थ है, वाचन के अलावा कोई अर्थ इसका नहीं है, इसलिए उसको वाचार्थ कहते हैं। अभेदार्थ भी कह देते हैं इसको। अभेदार्थ भी बोल देते हैं। अभेद, अरे इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। अभेदा, कोई भेद नहीं है। जल है तो उसका अर्थ पानी ही है, हाँ। गाय है तो उसका अर्थ गाय ही है। तो इस प्रकार से अब यहां हम एक उदाहरण लेते हैं। ये गाय हमारी है। अब वाक्य के अनुसार ये गाय हमारी है, मतलब गाय एक पशु है और इस पशु के मालिक हम हैं, इसका स्वामित्व हम कर रहे हैं। सीधी सी बात हो गई। अब दूसरा एक वाक्य, ये लड़का गाय है। अब यहां ये गाय हमारी है, यहां हो गया ये लड़का गाय है। अब देखिए आप कि लड़के की विशेषता बताई जा रही है। लड़के को एक उपमा दी जा रही है, किसकी? गाय की। लड़का कभी गाय नहीं हो सकता, लड़का तो लड़का ही होता है, लेकिन यहां गाय की उसको क्या दे रहे हैं? उपमा दे रहे हैं, गाय की संज्ञा। मतलब गाय को हमारी संस्कृति में क्या मानते हैं? एक शरीफ, एक सुशील पशु मानते हैं। तो जिसकी प्रवृत्ति शरीफ है, जो सुशील है, जो आज्ञाकारी है, उसको यहां गाय की संज्ञा देते हैं कि ये शरीफ लड़का है, ये सुशील लड़का है, ये ईमानदार है, मतलब ये बहुत ही अच्छा लड़का है। तो यहाँ अब देखिए कि एक तरफ गाय शब्द आया, वहाँ उसका पशु अर्थ हो गया। अब दूसरे ही वाक्य में गाय शब्द आया तो यहाँ गाय का अर्थ क्या है? उसका व्यवहार, उसकी प्रवृत्ति से आ गया। तो प्रवृत्ति का मतलब लक्षण हो गया ना, ये लड़के का लक्षण हो गया। ये लक्षण बता रहा है, सामान्य अर्थ नहीं दे रहा है, ये लक्षण बता रहा है। तो लक्षण बताना जहां होता है, जहां वाक्य में कोई शब्द संज्ञा के लक्षण बता रहा है, कर्ता का लक्षण बता रहा है, तो वो लक्षण जहां बताया जाता है वहां आपकी होती है लक्षणा शब्द। क्योंकि वो लक्षण प्रकट कर रही है। हाँ, मेरा लड़का शेर है। लड़का कभी शेर होता है क्या? लेकिन शेर जैसा उसमें क्या है? हौसला है। मेरा लड़का शेर है। हाँ, वो हवा से बातें करता है। अब बातें हवा से नहीं होती हैं, बातें तो समान वाणी वालों से ही होती हैं, लेकिन हवा से बातें करने का मतलब क्या हो गया? कि वो बहुत तेज दौड़ता है। हवा के साथ है, हवा की रफ्तार तेज होती है ना, गति तेज होती है, तो मेरे लड़के की गति भी तेज है, उस लड़के की गति भी तेज है। तो इसी प्रकार जैसे गाय घास खाती है, सामान्य सी बात हो गई, गाय घास खाती है। अब
घास का मतलब गाय के भोजन का एक प्रकार का चारा हो गया घास, कि वो अपनी भूख शांत करने के लिए घास खा रही है। सीधी बात है, सभी अपनी भूख शांत करते हैं, तो गाय भी घास खा रही है। लेकिन दूसरी बात, दूसरा एक वाक्य हो गया कि उसने उनको घास नहीं डाला, उसने उनको घास नहीं डाला, या मांगने वाले बहुत थे लेकिन उन्हें तो घास नहीं डाला। अब वहां घास क्या हो गया भाई, वो मांगने वाले लोग तो खूब थे, स्त्री पुरुष ही थे, या वो अपना कोई न कोई स्वार्थ उससे सिद्ध करना चाह रहे थे, लेकिन घास नहीं डाला। घास नहीं डालने का मतलब होता है वो उनकी बातों में नहीं आया, उसने वो हाँ नहीं भरी। तो वो एक लक्षण हो गया कि भाई उसने घास नहीं डाला है। तो इसी प्रकार से कि पुलिस को देखकर लड़के चौकन्ने हो गए, या चोर चौकन्ना हो गया। अब चौकन्ना पुलिस को देखकर, अब सीधी बात है, पुलिस को देखकर चोर भाग गए। सामान्य अर्थ में अभिधा में लेंगे कि पुलिस को देखकर चोर भाग गए। सीधा अर्थ हो गया, पुलिस दिखी। अब चोर और पुलिस का तो 99 का होता है, वो उनको पकड़ती है, पीटती है, इसलिए स्वाभाविक है कि वो भाग गए। लेकिन यहां दूसरा वाक्य लिख देते हैं कि पुलिस को देखकर चोर चौकन्ने हो गए। अब चौकन्ने का मतलब क्या होता है भाई, चौक शब्द आ गया ना भाई, चार कान। पुलिस को देखकर चोर चौकन्ने, अब चार कान कभी होते हैं क्या? लेकिन क्या यहाँ चार कान का मतलब क्या हुआ कि वो सचेत हो गए, ज्यादा सचेत हो गए कि जैसे ही पुलिस अपने पास आएगी हम यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे। तो यह अर्थ हुआ, इनमें अंतर हो गया अभिधा और लक्षणा में। अब यहाँ लक्षण प्रकट कर रहा है तो ये लक्षणा है, और लक्ष्यार्थ। यहां वाच्यार्थ सामान्य अर्थ हो रहा है, यहां लक्षण दे रहा है तो ये लक्ष्यार्थ है, लक्षण प्रकट कर रहा है। ये लक्षण है और लक्षण प्रकट करने वाला लक्ष्यार्थ दे रहा है। ये शब्द लक्ष्यार्थ है, जो लक्ष्य मतलब बोलने वाले का लक्ष्य है ना, वो क्या बताना चाहता है कि मेरा बच्चा शेर है, मतलब मेरे बच्चे में शेर जैसा हौसला। उसका लक्ष्य यही है कि पढ़ने वाला, सुनने वाला ये समझे कि इसका बच्चा शेर जैसे दिल वाला है। उसका लक्ष्य यही हो गया। वाच्यार्थ में कि भाई पढ़ने वाला और सुनने वाला ये समझे कि हाँ ये शब्द के अनुसार ही है कि भाई ये गाय है तो ये गाय ही है, लेकिन यहां गाय की प्रवृत्ति वाला है। तो अब आप समझ गए कि अभिधा दूसरी लक्षण, अभिधा वाचक वाच्यार्थ। यहां लक्षण होता है, लक्षण के कारण लक्ष्यार्थ होता है। अब अभिधा में भी बेटा दो भेद होते हैं, नहीं सॉरी लक्षणा में दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं इसमें कि एक तो शब्द और एक अर्थ। कैसे होता है? शब्द के अनुसार कि एक तो प्रयोजन के अनुसार, प्रयोजनार्थ। और एक होती है रूढ़ीय लक्षण। प्रयोजन का अर्थ समझते हो ना, उद्देश्य। तो क्या उद्देश्य है आपका? यहां आप जो लक्षण प्रकट कर रहे हो, ये लक्षण प्रकट करने का आपका उद्देश्य क्या है? तो वो प्रयोजनार्थ कहलाता है। और
जैसे राजेश का पुत्र ऊंट हो गया है। राजेश का पुत्र ऊंट हो गया। अब राजेश का पुत्र ऊंट होने का मतलब अपने यहाँ जो जानवर हैं उन जानवरों में ऊंट की ऊंचाई सबसे अधिक होती है। इसका मतलब कि राजेश के पुत्र की ऊंचाई खूब बढ़ गई है, कि वो खूब लंबा हो गया है। तो यहाँ ये ऊंट होने का अर्थ हो गया उसका प्रयोजन क्या है कि उसके आकार बताना, राजेश के पुत्र का आकार बताना है कि राजेश का पुत्र ऊंट हो गया है। उसी प्रकार से रूढ़ि लक्षणा। अब रूढ़ि लक्षणा, रूढ़ का मतलब क्या होता है? परंपरा, सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार हम किसी के लिए उस शब्द का उपयोग कर देते हैं कि जो शरीफ है उसको हम गाय कह देते हैं, जो बदमाश है, जो हौसले वाला है उसको हम शेर बोल देते हैं। तो इस प्रकार से रूढ़ि के अनुसार कि जैसे कि सारा घर मेला देखने चला, सारा घर मेला देखने चला। अब भाई घर तो क्या है? घर तो एक स्थान है। घर कभी चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। लेकिन परंपरा है कि सारा घर का मतलब घर के रहने वाले सभी सदस्य हैं वो मेला देखने चले गए। घर तो वही है, मकान तो वो वही है, लेकिन घर में रहने वाले सभी लोगों से ही वो घर बना है। तो वहाँ रहने वाले सभी लोग मेला देखने चला गया। तो इसी प्रकार से कि नरेश तो गधा है, महेश तो गधा है। अब गधा प्रयोजन करें हम कि जो भी मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख व्यक्ति के लिए हम गधे का उपयोग कर लेते हैं, उसको गधे की उपमा दे देते हैं कि वो तो गधा है। और निहारिका तो सोना है, निहारिका तो सोना है। अब सोना धातु में हम सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे कीमती मानते हैं सोना है, कि लोकेश तो हीरा है। अब हीरा, सोना ये श्रेष्ठ धातु है। इसका मतलब ये गुणकारी हैं, ये बहुत अच्छे हैं। और महेश तो गधा है, इसका मतलब ये बड़ा ढीठ है, इसके बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो ये क्या हुआ? रूढ़ि के अनुसार कि जो कमजोर बुद्धि वाला है उसको हम गधा बोल देते हैं, और जो तेज दौड़ने वाला होता है, क्या बात करते हो, ये तो अरबी घोड़ा है, हाँ ये तो हवा से बातें कर रहा है, मतलब वो बहुत तेज दौड़ता है, वो हवा से बातें कर रहा है। और जो धीरे धीरे चलता है उसको हम क्या बोल देते हैं? ये तो भैंसा है, भैंसा, हाँ इसकी गति, क्योंकि भैंसा जो होता है भैंसे की गति कम होती है, ये तो बड़ा भैंसा है, इससे काम करवाना भैंसे से काम करवाने के बराबर ही है। तो ये हुआ आपका सामान्य अर्थ और लक्ष्यार्थ में अंतर, कि यहां वाचन के अनुसार अर्थ निकलता है, यहां लक्षण के अनुसार अर्थ निकलता है। यहां कहने वाले का सामान्य सा प्रयोजन होता है और यहां कहने वाले का एक विशेष प्रयोजन या रूढ़ि होती है, जिस परंपरा के अनुसार वो उन शब्दों का उपयोग करता है ताकि वाचक और श्रोता उसका उसी हिसाब से अर्थ लगा सकता है। अब ये तो हुआ सामान्य और लक्षण। अब कई बार क्या होता है कि विशेष शिक्षित हैं या विशेष कूटनीतिज्ञ हैं, चालाक लोग हैं, वाक चातुर्य लोग हैं, साहित्यकार हैं, वो इन दोनों से ही और थोड़े से श्रेष्ठ भाषा का उपयोग करते हैं आपस में या लिखने में। वो जो श्रेष्ठ भाषा है वो न तो सामान्य अर्थ देता वो शब्द उसमें,
और न ही कोई लक्ष्यार्थ प्रकट करता है। वो एक विशेष अर्थ देता है, तीसरा ही अर्थ देता है। और तीसरा अर्थ देने वाली जो शब्द शक्ति है वो है व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति है, मतलब व्यंजन, उस पे दिमाग से मंथन किया जाता है कि इस वाक्य का अर्थ क्या है, यहाँ इस वाक्य का उपयोग क्यों, क्योंकि उसका न तो सामान्य अर्थ होता है ना ही विशेष अर्थ होता है। तो व्यंजना है, और व्यंजना में व्यंजक, जिसके लिए हम व्यंग्य, व्यंग्य से बना है व्यंजक, व्यंजक, और अर्थ इसका क्या होता है, व्यंग्यार्थ। इससे जो अर्थ निकलता है उसको कहते हैं व्यंग्यार्थ, व्यंग्य निकलता है। हाँ, आप अपनी सामान्य भाषा में टोंट मत किसका, टोंट, टोंट तो क्या हो गया, अंग्रेजी शब्द हो गया। अब टोंट आप समझते हैं लेकिन व्यंग्य नहीं समझते। हाँ, तीसरे तीर मत चला के, या ज्यादा राज मत राखना, कसौटी, ये कसौटी हमारी समझ में नहीं आती है। हाँ, भाषा बोलते हैं ना कहीं, लेकिन उनकी हम बात को पूरी सी समझाते हैं, नहीं ये आपकी कसौटी हमारी समझ में नहीं आती है। हाँ, आपके ये तीर हमारी समझ में नहीं आते हैं। तो इसका मतलब होता है कि इस वाक्य में, इस शब्द में एक राज होता है, एक रहस्य। राज का मतलब एक रहस्य होता है। जैसे एक वाक्य है कि सांझ हो गई। सांझ का मतलब संध्या। अपनी भाषा में दिन छिप गयो। अब दिन छिप गयो, दिन छिप गयो को अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग अर्थ हुआ है। जो जैसा काम करता है वो उसी व्यंग्य को अपने पर ही लेता है कि दो व्यक्ति उधर हंस रहे हैं, अब वो हंस रहे हैं तो नहीं, अपने पे ही हंस रहे हैं। तो जैसा वो कार्य करेगा उसका मन उसी के अनुरूप होगा, और उसी के अनुरूप वो अपने अपने लिए उस बात को अर्थ में लेंगे। आवाज आई, सांझ हो गई है। अब सांझ हो गई है, वहां भिन्न भिन्न प्रकार से 4 प्रकार के लोग खड़े हैं, 4 प्रकार के कार्य करने वाले। अब वो सांझ हो गई का उन चारों के लिए अलग अलग भाव है, अलग अलग व्यंग्य है। कैसे? जैसे वहां एक मंदिर का पुजारी खड़ा है, उन चारों में एक मंदिर का पुजारी है। अब पुजारी के लिए सांझ होने का अर्थ क्या होता है कि हमें भगवान की आरती करनी है, पूजा करनी है, पूजा का समय हो गया। वहां एक गृहिणी खड़ी है, उसके लिए सांझ होने का समय है, घर वालों के लिए मुझे भोजन बनाना है। वहां खेलने के लिए आया हुआ बच्चा खड़ा है, खिलाड़ी है, उसके लिए है कि हाथ पांव धो के नहा के अब मेरे पढ़ने का समय हो गया है। वहां एक ग्वाला खड़ा है, उसके लिए सांझ होने का समय है कि गायों के आने का, गायों के दूहने का समय हो गया है। कहने का अर्थ कि व्यंग्यार्थ में हर एक का अर्थ एक जैसा नहीं होता। हर व्यक्ति के लिए वो वाचक पर निर्भर करता है, वो श्रोता पर निर्भर करता है कि वो उस अर्थ को किस हिसाब से ग्रहण करता है। ये हुआ। तो ये भी 2 प्रकार का हो गया। अभिधा व्यंजना भी 2, एक तो शब्द के अनुसार अर्थ होता है,
जिसको हम शाब्दिक व्यंजना कहते हैं, और एक अर्थ के अनुसार होता है जिसको हम आर्थी व्यंजना कहते हैं। शब्द के अनुसार होता है, वहां तो केवल एक शब्द में ही चमत्कार होता है। अब उस शब्द को उसमें से निकाल दिया जाए तो वाक्य का वो चमत्कार, वो व्यंग्य खत्म हो जाता है। और आर्थी में कि दी हुई पंक्ति में वो अर्थ पे ही डालते हैं। समझने वाले की बात होती है वो कि उसका अर्थ वो कैसे समझे। पढ़ने वाले पर निर्भर करता है कि वो उसका अर्थ कैसे समझता है, किस प्रकार से वो उसका अर्थ लेता है। तो ये साहित्य की, मैंने कहा ना कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की भाषा है ये, जो भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं, भाषा को उत्कृष्ट बनाने के लिए इन विधियों का उपयोग करते हैं, वो उनके लिए है। तो एक उदाहरण बताऊंगा आपको कि चिरजीवो जोरी जुझे क्यों ने शने है गंभीर, को गठीवे वृक्ष बहानो वे हलधर के तीर। अब देखिए पढ़ने वाला क्या करता है कि ये लंबे समय से जोड़ी जो है, चिरंजीव जोड़ी है। अब यहां वृक्ष बहानो और हलधर। अब वृषभानुज क्या है? वृषभानुज के दो अर्थ हैं कि एक तो राधा जी को भी वृषभानुज कहा गया है कि वो वृषभानुज है, और एक अच्छी जो गाय होती है, सुशील श्रेष्ठ गाय होती है, सुंदर गाय होती है, आकर्षक गाय होती है, वो भी वृषभानुजा है। दो अर्थ हो गए। तो ग्वाला तो यही समझेगा कि गाय के लिए है, और जहां प्रेम की चर्चा हो रही है, जहां कृष्ण की चर्चा हो रही है, तो कृष्ण भक्त इसका अर्थ क्या लेगा कि ये राधा जी के लिए आया है। उसी प्रकार से हलधर, अब हलधर किसके लिए आया है? हलधर जो हल को चलाता है। वैसे किसान का पर्याय हलधर है, लेकिन हलधर बैल के लिए आया है। अब ग्वाला वृषभानुजा गाय को समझेगा कि गाय बैल की जोड़ी है, वो तो गाय बैल की जोड़ी पे ही जाएगा, क्योंकि उसका तो दिमाग वहीं तक है, उसका उद्देश्य ही वही है, वातावरण वही है। लेकिन जब कृष्ण भक्त इस पंक्ति को पढ़ेगा तो वृषभानुजा वो किसको? राधा जी को ही पढ़ेगा, और वो हलधर बलराम जी के लिए ही उपयोग में लेगा कि हल को धारण किए हुए तो बलराम जी थे। तो ये शब्द का चमत्कार है ये। दूसरा मैं आपको बताऊं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सु, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन। अब यहां देखिए रहीम जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। पानी का अलग अलग अर्थ है, किसके लिए? कि पानी गए न उबरे मोती। मोती के लिए पानी क्या है? चमक है। जब चमक उतर जाती है तो मोती का कोई महत्व नहीं रहता, मोती का कोई मोल ही नहीं रहता, कोई उसको अपने गले के हार में धारण नहीं करता, कोई मुकुट पे नहीं लगाता। मोती मनुष्य के लिए पानी का, कि उस आदमी का पानी उतर गया, पानी उतर गया का मतलब बेइज्जती हो गई। अब व्यक्ति अपन जो भी कार्य करते हैं सब किसके लिए करते हैं? इज्जत के लिए करते हैं। मैं पढ़ूं लिखूं, विद्वान बनूं, मैं ऐसे बनूं, नौकर चाकर हो, मेरे घर गृहस्थी हो, संपत्ति हो, बेटे हो, पोते हो, नाती हो, सब हो। किसके लिए? जो भी हम प्रयास करते हैं वो इज्जत के लिए करते हैं।
जब इज्जत निकल जाती है, इज्जत ही नहीं है, तो फिर फालतू में व्यर्थ भागदौड़ से क्या अर्थ है, कोई मतलब नहीं है। मोती मानुष चून, चून किसको बोलते हैं, बारीक पिसा हुआ आटा, हाँ अनाज का आटा। अब चून के लिए इस पानी का अर्थ क्या है कि मोती मानुष चून। चून का महत्व तभी होता है, आटे का महत्व तभी होता है जब उसमें पानी मिलाया जाता है और पानी मिलाकर उसको विशेष व्यंजनों में उपयोग लिया जाता है। उससे हम रोटी भी बना सकते हैं, उससे हम हलवा भी बना सकते हैं, उससे हम अन्य कोई व्यंजन भी बना सकते हैं। अब बात यह कि पानी गए न उबरे। अब यहाँ जो पानी है, इस पानी के स्थान पर पानी का ही पर्याय हम रख देंगे, मान लीजिए जैसे नीर, अम्बु, तोय, जल। अब यहाँ जल ही रख दीजिए आप कि जल गए न उबरे, तो वाक्य की ये सुंदरता नहीं रहेगी, शब्द की शक्ति वहां से चली जाएगी। तो ये है आपकी शाब्दिक व्यंजना। दूसरी है आपकी आर्थी व्यंजना। आर्थी में यहां समूह का अर्थ होता है। अर्थ निकाला जाता है कि जब शब्दार्थ की व्याख्या अर्थ पर निर्भर रहती है, शब्द के अर्थ की व्याख्या अर्थ पर निर्भर रहती है, वहाँ उसका पर्याय भी चल सकता है। अब यहाँ पानी वाले स्थान पर जल रखा आपने, तो वो जल से बात बनी नहीं, लेकिन यहाँ तो केवल अर्थ चाहिए, हमें शब्द नहीं चाहिए। शब्द चाहे जल रख दो, चाहे नीर रख दो, चाहे पानी रख दो, बात एक ही है। तो उसी प्रकार से आपको उदाहरण बताऊं कि उसका प्रकरण के अनुसार होता है, देश काल के अनुसार अर्थ होता है, वातावरण के अनुसार अर्थ होता है, वो आर्थी व्यंजना होती है। जैसे सघन कुंज छाया सुखद, एक उदाहरण है। सघन कुंज, सघन घना, कुंज वृक्षों का एक झुरमट, छाया सकून, छाया। अब जहाँ वृक्ष पास पास हो, झुरमट हो, वहाँ तो छाया तो ठंडी होगी, शीतल होगी, सुख देने वाली होती है। सघन कुंज छाया सुखर, शीतल मंद समीर। और मौसम का अच्छा मौसम है, मंद मंद धीरे धीरे समीर। समीर कौन सी होती है कि समुद्र से ऊपर से आने वाली जो ठंडी हवा अपने में जो सुगंध लेकर रखती है, वो समीर है। अब बताओ, वातावरण में कोई कमी है क्या? वृक्षों का झुरमट है, और झुरमट है वो सुखद छाया दे रहे हैं, और मंद मंद बड़ी सुरीली हवा चल रही है। मन होए जात अजो होवे वा यमुना के। और मन कैसा हो जाता है? जब ऐसा होता है ना, तो तब याद आती है कौन सी? यमुना के तीर के कादम्बी के जो वृक्ष हैं, उन कादम्बी के वृक्षों पर हम जो मान लिए उन झुरमट में बैठे हैं, और बैठे हैं, वो शीतल हवा आ रही है। अब वो शीतल हवा किसके लिए? वो तो एक अलग अलग, जब गोपियां इस बात को देखती हैं, अब वो गोपियां तो इसका एक अन्यथा अलग अर्थ लेती हैं। कृष्ण की लीला सामने आती है, राधिका के लिए ये अलग है, गायों के लिए ये अलग है। तो इस प्रकार से वातावरण के अनुसार, देश काल के अनुसार उसका अर्थ निकाला जाता है। यहाँ शब्द का महत्व नहीं होता, अर्थ का महत्व होता है, वहाँ पर आर्थी व्यंजना होती है। अब आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया कि शब्द की तीन शक्तियां हैं: सामान्य अर्थ देने वाली अभिधा, लक्ष्य प्रकट करने वाली लक्षणा, और विशेष अर्थ देने वाली व्यंजना। अभिधा का वाचक के अनुसार वाच्यार्थ होता है, लक्षणा का लक्षक के अनुसार लक्ष्यार्थ होता है, और व्यंजना का व्यंजक के अनुसार व्यंग्यार्थ होता है। लक्षणा के दो भेद हैं, प्रयोजन, रूढ़ि, और व्यंजना के भी दो भेद है, शाब्दिक, आर्थी। प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लक्षणा व्यंजना में अंतर, लक्षणा और अभिधा में अंतर, लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ में अंतर। बस
तो इसका आपको अच्छी तरह से जवाब दे देना है। यही हुआ आपका कि अभिधा में मुख्य अर्थ होता है मुख्यार्थक, लक्षणा में लक्ष्यार्थक और व्यंजना में व्यंग्यार्थक। अभिधा में जो अर्थ शब्द के लिए है वही सर्वविदित अर्थ होता है, जो सब उसका वही अर्थ निकालते हैं। जैसे गाय बताया आपको, गाय का मतलब कि एक पालतू जानवर है, दूध देने वाली है। लक्ष्यार्थ में लक्षण होता है, गाय का मतलब बहुत ही शरीफ है। और व्यंग्यार्थ में एक विशेष अर्थ होता है। तो यहाँ संदर्भ के अनुसार अर्थ होता है, यहाँ रूढ़ि और प्रयोजन के अनुसार होता है, और यहाँ सर्वविदित अर्थ होता है।